लोगों की अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीज़ें प्लस हमारी स्किल्स, ये सब चीज़ें जब मिलेंगी तो हमारी इम्प्रूवमेंट इन रिजल्ट्स आते हैं। मैं डॉक्टर विनय गरोडिया हूँ। मैं एक आई सर्जन हूँ और आईज़ में भी मेरी स्पेशलिटी रेटिना सर्जरी की है। मेरे 3 सेंटर्स हैं सिनर्जी आई केयर के नाम से। मैं उनका फाउंडर डायरेक्टर हूँ, जहाँ पे कि हम आँखों के सारे इलाज करते हैं। हमारी टीम है, हमारे पास करीब 20 डॉक्टर्स हमारे साथ में काम करते हैं, जो कि अलग अलग सब स्पेशलिटीज़ का काम करते हैं आईज़ में। एंड मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि ये हमारे वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स ऑफ द सिटी एंड नॉर्थ इंडिया में काउंट होता है। अपना बेस्ट पॉसिबल करो, जैसा गीता में लिखा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। यू डू वॉट एवर इज बेस्ट फॉर द पेशेंट एंड लेट अस होप फॉर गुड रिजल्ट्स, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर सम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। कुछ हो सकता है एक्सपेक्टेशन से खराब हो जाए और कुछ एक्सपेक्टेशन से अच्छे भी हो जाए। एक आपको जर्नी मिली है, उसको आप एंजॉय करो। जो आप मैक्सिमम अचीव कर सकते हो उसमें अचीव करने की कोशिश करो। डोंट क्रेव अबाउट थिंग्स। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपका भला भी छुपा है। या तो आप उससे भला होगा या आप उससे कुछ सीख के आगे बढ़ोगे। मैं बनारस में पैदा हुआ था। वैसे हम मारवाड़ी हैं तो हम राजस्थान को बिलोंग करते हैं, बट मेरा जन्म बनारस में हुआ था एंड वहीं पे मेरी सारी स्कूलिंग हुई थी। मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे, अब वो नहीं हैं, स्वर्गीय ईश्वरलाल जी गाड़ोदिया। मेरी माता जी उर्मिला देवी गाड़ोदिया हैं। मेरे एक बड़े भाई और एक बड़ी बहन है। मैंने सारी स्कूलिंग बनारस में ही की थी। क्लास 5 तक सनबीम स्कूल में था बनारस में। उसके बाद 6 to 8 में W.H. स्मिथ मेमोरियल स्कूल में था। फिर मैंने दोबारा स्कूल चेंज किया, बेसेंट थियोसॉफिकल स्कूल में था मैं 9th 10th में। एंड 11th and 12th मैंने सेंट्रल हिंदू स्कूल से किया, CHS से किया। सो मैंने काफ़ी स्कूल्स बदले अपने बनारस में स्कूलिंग के समय में। पढ़ाई में अच्छा था तो सिंपल लॉजिक होता था, पढ़ाई में अच्छे हो तो साइंस कर लो। साइंस में जाते थे तो आपके पास इंजीनियरिंग और मेडिसिन के 2 ऑप्शंस होते थे। चांस की बात है कि मैंने दोनों ऑप्शंस ही ओपन अपने पास रखे थे। एंड क्लास 11th की बात है, मेरे फादर किसी से मिलने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल गए। वहाँ से जब वो वापस आए तो उन्हें लगा कि मेडिसिन बहुत ही अच्छा नोबल प्रोफेशन है। तब उन्होंने मेरे को एनकरेज किया कि बेटा अगर करना है तो मेडिसिन की तरफ में सोच सकते हो। एंड दैट वाज द डे व्हेन आई डिसाइडेड कि मेरे को मेडिसिन करना है। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया, जहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से मैंने अपना MBBS किया। फिर यहाँ से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, सीनियर रेजिडेंसी और स्पेशलाइजेशन किया। तो एम्स के अंदर मैं करीब 12 साल तक था, जिसमें मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग की। बीच में मैं इंग्लैंड गया था अपने FRCS डिग्री के लिए कुछ महीनों के लिए, तो वो मैंने ट्रेनिंग वहाँ से की। और एम्स में दिल्ली में आने के बाद जो एक्सपोजर मिला, जो ट्रेनिंग मिली, उसने मेरी काफ़ी ज़िंदगी बदल दी। क्योंकि आया तो मैं एक छोटे शहर से था जहाँ पे बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, लेकिन जब दिल्ली में आया एम्स के अंदर, बिसाइड्स द फैक्ट कि एजुकेशन बहुत अच्छी थी, सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी कि हमारे को एज एन एडल्ट ट्रीट किया गया। भले ही हम 17 साल से भी कम के थे, बट हमारे को पूरी जिम्मेदारियाँ दी गई, पूरी तरीके से एज एन एडल्ट ट्रीट किया गया। तो उससे काफ़ी आप में कॉन्फिडेंस आया। नहीं तो नॉर्मली एक स्कूल का बच्चा, खास करके उस समय में बनारस से पढ़ के आया था, उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था। बट यहाँ पे जब आपने इंडिपेंडेंटली सारा कुछ काम किया, मैं फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स के साथ भी एक्टिव था, थोड़ा सोशल से वर्क वगैरह भी करता था। एम्स के अंदर जो पल्स फेस्टिवल होता है वो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। आई वॉज द फाइनेंस सेक्रेटरी उसमें। तो उसमें जो आपके पास जिम्मेदारियाँ आती हैं, आप कुछ करते हो एक्स्ट्रा करिकुलर में, उससे आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी आता है। तो बिसाइड्स एजुकेशन ऑफ मेडिसिन, आई ऑल्सो लर्नड अ लॉट अबाउट लाइफ एट एम्स। सो दैट वॉज द चेंजिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो एडवांटेज हमारे यहाँ था कि हमारा बैच साइज़ बहुत छोटा था, सिर्फ 50 बच्चे होते थे हर क्लास में, हर एक ईयर में, और सबको हॉस्टल में रहना कंपलसरी था। सो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हमारा होता था। तो 4-5 साल ऊपर और 4-5 साल नीचे तक के सारे जो स्टूडेंट्स थे, सबके साथ हम फर्स्ट नेम टर्म्स में होते थे, सबको जानते थे। तो वी हैड अ वेरी गुड टाइम। पढ़ाई करते समय एक दूसरे की मदद भी करते थे, सीनियर्स भी हमारी मदद करते थे, हेल्प करते थे कैसे करना है, आपस में डिस्कशंस करते थे। बट पढ़ाई से ज़्यादा मस्ती मारते थे, बदमाशियाँ करते थे, गप्पे मारते थे, रूम के अंदर कम टाइम बिताते थे, रूम के बाहर ज़्यादा टाइम बिताते थे। तो वो जो बॉन्डिंग है वो आज तक कंटिन्यू करती है। आज भी अगर मैं किसी से 25 साल बाद भी मिल रहा हूँ तो उसी तरीके से मिलता है जैसे कि पहले हम मिलते थे। सो वी स्टिल
कंटिन्यू टू हैव द सेम काइंड ऑफ बॉन्ड टुगेदर। और अधिकतर लोग हमारे एम्स के अंदर से यूएस चले जाते थे, बट हमारा बैच दैट वे लकी है कि हमारे 50 में से करीब 15-16 मेरे बैचमेट्स दिल्ली में ही हैं। तो हमारा फिर भी अक्सर मिलना जुलना हो जाता है एक दूसरे से, तो हमारा इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है एक दूसरे के साथ में। एंड फॉर्चुनेटली ऑल ऑफ माई बैचमेट्स एंड जो भी है, हर कोई अपने अपनी इस फील्ड्स में दे आर डूइंग वेल, सो आई एम क्वाइट हैप्पी। हम बेसिकली बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर एक बिज़नेसमैन थे और उसके साथ साथ में थोड़ी बहुत समाज सेवा भी करते थे। तो वहाँ पे बनारस में सोशली एक्टिव थे। एक वहाँ पे चैरिटेबल हॉस्पिटल था, उसके भी सेक्रेटरी थे जो उसको सारा रन करते थे, और हमारा बिज़नेस का काम था। मेरी मदर हाउसवाइफ थी और उन्होंने घर का सारा ख्याल रखती थी। साथ में हमारी दादी जी रहती थी। दादाजी मेरे पैदा होने के पहले नहीं रहे थे, तो मेरे घर में जब मैं बड़ा हो रहा था तो दादी जी थी, मम्मी थे, पापा थे। देखिए, माता पिता से संस्कार कुछ तो आपको सामने सामने मिलते हैं, कुछ आप धीरे धीरे इम्बाइब करते हो। तो संस्कार आपको ये मिला कि जो भी काम करो ईमानदारी के साथ करो, पूरी मेहनत लगा करके करो। कुछ समाज के लिए भी अगर कुछ कर सकते हो तो वो भी करने की कोशिश करो, और जो भी करो पूरा मन लगा करके, पूरी मेहनत डाल करके करो। मेरे फादर ने, इवन दो हम बिज़नेस फैमिली से थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, उन्होंने मेरे को इनकरेज किया कि मैं प्रोफेशनल साइड में जाऊँ। मैं अपने परिवार में पहला प्रोफेशनल या डॉक्टर था। एंड इवन दो उनको घर पे बिज़नेस के लिए मेरी ज़रूरत थी, बट उन्होंने कहा नहीं, तुमको अगर मेडिसिन में अच्छा इंटरेस्ट है तुम जाके मेडिसिन करो। और उनके आशीर्वाद से और उनके संस्कार की वजह से मैं अपना आगे बढ़ पाया। घर पे हमारे मेरी मदर और जैसा मैंने कहा मेरी ग्रैंड मदर थी। तो जो संस्कार होते हैं जो बच्चों को मिलते हैं, जो आपको कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जो आपको अपनी महाभारत की, रामायण की, बाकी जो जनरली जो कहानियाँ होती हैं, उससे बड़े सटल तरीके से आपके दिमाग में जो है वैल्यूज़ आती हैं, मॉरल वैल्यूज़ आती हैं। सो उसका बहुत बड़ा रोल है, जो अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में बिकॉज अब बड़ी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, तो बच्चों को कई बार वो नहीं मिल पाता। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरी मदर भी हाउसवाइफ थी, साथ में दादी जी भी थी, तो वी कुड गेट दैट काइंड ऑफ स्टोरीज एंड संस्कार फ्रॉम देम। मेरी शादी 1996 में हुई थी और मेरी वाइफ एक हाउसवाइफ थी, बट बच्चों के होने के बाद में उन्होंने एजुकेशन अपना और फर्दर परस्यू करके उन्होंने लॉ की डिग्री की दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ में CLC से। एंड राइट नाउ वो एक लॉयर हैं और इस समय कंज्यूमर फोरम में भी मेंबर हैं। सो दैट इज़ अबाउट माई वाइफ। आई गॉट 2 daughters, 2 बेटियां हैं मेरी। बड़ी वाली ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, छोटी वाली अभी MBBS में है। उसने भी MBBS के फर्स्ट ईयर में उसने भी ज्वाइन किया है। देखिए, जब बच्चे छोटे थे तब तो हमने काफ़ी टाइम उनके साथ में बिताया था। उस समय उतने ज़्यादा बिजी भी नहीं होते थे फॉर्चुनेटली। तो बच्चों की स्कूल में जाना, उनसे इंटरेक्ट करना, बाकी पेरेंट्स से मिलना, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ गुड टाइम टुगेदर। अब बच्चे भी बिज़ी हो गए अपने अपने कामों में, हॉस्टल में चले गए हैं, तो अब हमारे उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन जब भी मिलते हैं तो हम कोशिश करते हैं जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ बिता सकें। और ऑफ्थेल्मोलॉजी में एक एडवांटेज है कि रात को इमरजेंसीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, तो इसलिए आपकी फैमिली लाइफ उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। एंड हम अक्सर जो है साल में 2 या 3 या 4 वेकेशंस लेते हैं। पहले तो साथ में लेते थे, आजकल बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से कई बार उनके साथ में नहीं हो पाता, बट दैट इज़ अ टाइम व्हेन वी कैन स्पेंड मोर टाइम विथ ईच अदर। मैंने 89 में MBBS ज्वाइन किया और उसके बाद MBBS ख़त्म करने के बाद मैंने एम्स के अंदर ही ऑफ्थेल्मोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन किया। बीच में मेरे को 6 महीने का ब्रेक लेना पड़ गया बिकॉज मेरे फादर की बाईपास सर्जरी थी, जिसके लिए मेरे को US जाना पड़ा उनके साथ में। उसके बाद मैंने अपना जब PG कंप्लीट किया, उसके बाद मेरे पास अगेन सुपर स्पेशलिटी कोर्स ज्वाइन करने के लिए मेरे पास कुछ टाइम था। उस पीरियड में मैं इंग्लैंड गया, वहाँ पे जा कर के मैंने कुछ वहाँ पे ट्रेनिंग ली और वहाँ पे अपना FRCS की डिग्री ली। वापस आया, फिर यहाँ मैंने सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स सीनियर रेजिडेंसी ज्वाइन किया, जिसमें कि मैंने रेटिना की स्पेशलाइजेशन की, और वो मेरा सारा ट्रेनिंग दिसंबर 2001 में कंप्लीट हुआ। मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के कुछ महीने पहले ही जो है हमने प्लान किया कि क्या करना है प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने अपने एक दूसरे बैचमेट के साथ मिल करके एक हमने कंपनी बनाई, जो कि दिसंबर 2001 में ही चालू हुई, और हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। फरवरी 2002 में मैंने अपनी पहले सर्जरी शुरू की प्राइवेट प्रैक्टिस में आके। हमने पहले सेंटर था हमारा जो कि इतने बड़े स्केल पर हमने रेटिना की सर्जरी शुरू की थी प्राइवेट प्रैक्टिस में आकर के। और शुरुआत में हमारे पास 2 या 3 एम्प्लॉयज़ ही थे,
धीरे धीरे हमारा काम जैसे जैसे बढ़ा और डॉक्टर्स भी जुड़े और एम्प्लॉयज़ भी जुड़े। फिर हमने 2 और सेंटर्स खोले, हमारे 3 सेंटर्स हो गए। तो धीरे धीरे हमारी ग्रोथ हुई और एक अच्छा नाम हमारा बना प्रैक्टिस में। और उसके बाद हमने और साउथ एक्स में मेरा एक सेंटर था, एक ग्रेटर कैलाश में सेंटर था। उसके बाद मैंने एक गुड़गांव में सेंटर अभी हमने खोला कोविड के समय में 2020 में। और इसके बाद में एक हमने सेंटर अभी सिया पार्क में खोला है 2023 में फरवरी में, जो कि मेन रोड पे हमारा मेन लैंडमार्क सेंटर है। तो राइट नाउ हमारे पास में 3 सेंटर्स हैं, एक साउथ एक्स में, एक गुड़गांव में और एक सिया पार्क में। और हमारे साथ हमारी टीम में करीब 20 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जो कि अलग अलग स्पेशलिटीज़ का काम देखते हैं। लाइक मैं रेटिना का स्पेशलिस्ट हूँ और कैटरेक्ट और चश्मा हटाने वाला लेज़र करता हूँ। बाकी और जो सब स्पेशलिटीज़ हैं आइज़ में, उसके लिए हमारे पास बाकी डॉक्टर्स आते हैं जो कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट केयर प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे यहाँ पूरी टीम में मिलजुल के हम एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं और पेशेंट एक बार आता है तो उसको सारी की सारी सर्विसेज एक साथ मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ सिया पार्क में हमने एक और नया वेंचर चालू किया है जिसमें कि बाकी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आकर के, आई की स्पेशलिटी को छोड़ के बाकी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स भी अपनी ओपीडी यहाँ पे रन कर सकते हैं, ताकि हर एक डॉक्टर को अपना अलग अलग जगह पे क्लिनिक बनाने की ज़रूरत नहीं हो। वो आए, हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ हैं, ओपीडी चेम्बर्स हैं, स्टाफ है, जगह है, वहाँ पे अपनी ओपीडीज़ कुछ घंटे के लिए चलाएं, अपने पेशेंट्स देखें। उससे कई सारे लोगों को इसकी बेनिफिट मिल सकती है, जिसको हमने सिनर्जी मेडस्यूट्स के नाम से इसको एक नया वेंचर अभी लॉन्च किया है सिया पार्क में। तो दैट हैज़ बीन माई प्रोफेशनल जर्नी एंड गॉड हैज़ बीन काइंड दैट हमने लाखों मरीज़ देखे हैं हमारे यहाँ पे, हज़ारों सर्जरियाँ की हैं एंड फॉर्चुनेटली अधिकतर मरीज़ उसमें से बहुत सेटिस्फाइड है हमारे साथ में। और धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ के साथ हमारी प्रैक्टिस और बेटर हो रही है। तो हमने अपना नाम सिनर्जी रखा बिकॉज़ मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मेडिकल केयर एक तरफा नहीं हो सकती। मैं अकेला अगर मरीज़ का ट्रीटमेंट करना चाहूँ तो नहीं होता, हमारे को मिल के काम करना होगा। सो वी वांट अ सिनर्जी बिटवीन द वेरियस पीपल। सिनर्जी हैज़ टू बी बिटवीन मी, माई स्टाफ, माई अदर कलीग्स जो बाकी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, बाकी जो फिजिशियंस हमारे पास पेशेंट्स रेफ़र करते हैं, पेशेंट्स एंड उनके अटेंडेंट्स। बिकॉज मैं जो भी करूँ लेकिन अगर वो मेरी सलाह नहीं मानेंगे, अगर वो प्रॉपरली नहीं अपनी देखभाल करेंगे तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो ये इट्स अ टीम एफर्ट एंड सिनर्जी का मतलब होता है 1 और 1 11। अगर हम मिल के काम करें तो वी कैन अचीव मच मोर दैन जो कि हम अकेले काम कर सकते हैं। और मैं सिनर्जी में हमने 4 मेन वैल्यूज़ की बातें की हैं। आर 4 मेन वैल्यूज़ आर कॉम्पिटेंस, दैट मीन्स कि आप जो भी काम करो अपनी बेस्ट पॉसिबल तरीके से करो। यू शुड बी कॉम्पिटेंट, यू शुड बी डूइंग इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सेकेंड इज़ इंटीग्रिटी, जो भी काम करो ईमानदारी से करो और ऐसा करो कि अगर वो मरीज़ आपका खुद का फैमिली मेम्बर, उसके लिए आप क्या करोगे। बिकॉज आज की तारीख में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट होना शुरू हो गया है मरीज़ों के और डॉक्टर्स के बीच में। कारण उसका ये है कि कहीं ना कहीं मरीज़ को लगता है कि डॉक्टर्स मेरे बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहा। तो जो भी काम करो ईमानदारी के साथ करो। एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि जो आदमी आज की तारीख में ईमानदारी से काम करेगा वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और बल्कि ज़्यादा पैसे भी कमाएगा। बेईमानी का पैसा ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता। तो इट इज़ इन आवर ओन इंटरेस्ट कि हम उसको ईमानदारी के साथ काम करें। इसलिए आई पुट इट एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ ऑफ आवर प्लेस। थर्ड इज़ सेफ्टी। सो जो भी काम करो पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रख के करो। इसीलिए हमारे यहाँ सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं ताकि पेशेंट्स को कोई मिसहैप ना हो, कोई गलतियाँ मिनिमाइज़ हों। वी वर वन ऑफ द फर्स्ट सेंटर्स टू गेट NABH इन दिल्ली। जो NABH एक्रेडिटेशन होता है जिसमें सेफ्टी नॉर्म्स चेक करते हैं, तो हमारे साउथ एक्स के सेंटर को वी वर द 3rd सेंटर इन दिल्ली टू गेट NABH एक्रेडिटेशन। एंड द 4th इज़ कंपैशन। तो जो भी काम करो प्यार से करो, उनको पेशेंट्स को इज्जत दे करके उनकी प्रॉपर देखभाल करो सो दैट दे फील एट होम। सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑन विच सिनर्जी स्टैंड्स: कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, सेफ्टी एंड कंपैशन। अदर थिंग जो मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है कि अपने मरीज़ों को एजुकेट करना। तो राइट फ्रॉम द डे 1 जब से हमने काम शुरू किया था 2001 में, हमने अपनी वेबसाइट बनाई, हमने पेशेंट एजुकेशन पोर्टल्स बनाए। हम पेशेंट को एजुकेट करने की कोशिश करते रहते हैं। आज भी हमारी वेबसाइट में करीब 50 से ज़्यादा पेशेंट एजुकेशन वीडियोज़ हैं, 25-30 डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है।
हम चाहते हैं कि मरीज़ अपनी देखभाल में खुद पार्टनर बने। अगर मैं आपको बोलूँगा आप ये इलाज कर लो, आप करोगे या नहीं करोगे, लेकिन अगर मैं आपको समझाऊंगा कि इलाज आपके लिए क्यों ज़रूरी है तो आप ज़्यादा अच्छे से करोगे। फॉलोअप में भी अगर आपको पता है कि फॉलोअप क्यों ज़रूरी है, क्यों रेगुलर चेकअप ज़रूरी है, तो आप ज़्यादा अच्छे से करोगे। अदरवाइज़ 1 या 2 बार के बाद में आदमी नॉर्मली इग्नोर करने लग जाता है डॉक्टर्स की बातों को। तो आई वॉन्ट टू एजुकेट द पेशेंट ताकि वो अपने हेल्थ केयर में खुद के भागीदार बन सकें। उससे हमेशा आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं एंड पेशेंट भी खुश होता है और आपको भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैंने आज तक करीब 30,000 से ज़्यादा सर्जरीज कर ली होंगी, जिसमें से कैटरेक्ट भी हैं, लैसिक भी हैं और रेटिना की भी सर्जरीज होती हैं। और मरीज़ आई थिंक लाखों में देखे होंगे। मैंने बड़ा आई बीन फॉर्चुनेट कि इतने सारे लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और मुझे मौका दिया है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। ऑफ कोर्स हर एक मरीज़ आपके हाथों से अच्छा नहीं होता बिकॉज वी आर ह्यूमंस, बट आई एम हैप्पी टू सी दैट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हैव डन वेल विथ अस एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज़ मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स आर हैप्पी विथ अस। मैं कई बार बोलता हूँ कि आप अपने सक्सेस को इससे मत जज करो कि आपने किसी मरीज़ को 6/6 विजन दी, वो आपको वापस आपके पास दूसरी आंख के लिए ऑपरेशन कराने आया, अपने रिलेटिव्स को लेकर के आया, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो मरीज़ आपके हाथों से अंधा हुआ है, बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर मैंने सर्जरी की, बीमारी ज़्यादा ख़राब थी या मरीज़ की तकदीर ख़राब थी या मेरी गलती थी, कोई भी कारण हो, अगर मरीज़ को अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, उसके बाद जब मरीज़ दूसरी आंख करवाने आपके पास आता है या अपने रिलेटिव को लेके आता है, then you realize कि yes, you have done your best and the patient understands you have done your best, and that is when you feel that you have arrived. So I'm really humbled by those people who still have faith in me, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं गया अगर मेरे हाथ से, उसके बाद भी अगर वो मेरे पास आ रहे हैं तो दैट मीन्स समवेयर हम उसकी देखभाल करने ठीक से कर रहे हैं। So this is a very very humbling experience for me to see that कि there are some of those patients who are still following up with me and they have got full faith in me. मेरे एक टीचर बोला करते थे कि रेटिना सर्जन भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं। कारण ये है कि जब हम सर्जरी करते हैं ना, एक ना बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, दोनों तरह से होते हैं। कुछ लोगों को हम सर्जरी करते हैं बोल के कि भैया कर रहे हैं लेकिन उम्मीद 1% भी नहीं है, और वो भगवान की तरह से बहुत अच्छा बिहेव कर जाता है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग। हमने तो बोला था भाई कुछ नहीं होने वाला है, कोशिश करें, लेकिन भगवान की दया थी, बहुत अच्छा हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड भी होती है, आपने अच्छी से अच्छी सर्जरी की, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट्स उसमें ख़राब भी हो जाते हैं। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस। सो द ट्रिक इज़ दैट अपना बेस्ट पॉसिबल करो, जैसा गीता में लिखा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। यू डू वॉट एवर इज़ बेस्ट फॉर द पेशेंट एंड लेट अस होप फॉर गुड रिजल्ट्स, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर सम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। कुछ हो सकता है एक्सपेक्टेशन से ख़राब हो जाएं और कुछ एक्सपेक्टेशन से अच्छे भी हो जाएं। तो आप अपनी मेहनत करो, मरीज़ को पता होना चाहिए कि आपने अपनी बेस्ट पॉसिबल मेहनत की है। अगर कोई पेशेंट की प्रॉब्लम हो रही है तो मरीज़ का हाथ ना छोड़ो, कंटिन्यू टू बी विद हिम, ट्राई टू डू वॉट एवर बेस्ट यू कैन फॉर द पेशेंट, और उसके बाद भी अगर आप नहीं सक्सेसफुल होते हो तो बी देयर फॉर द इमोशनल सपोर्ट फॉर द पेशेंट। सो आई थिंक दैट इज़ वॉट माई लर्निंग हैज़ बीन इन लाइफ। तो कैटरेक्ट सबसे ज़्यादा कॉमन सर्जरी होती है। उसके बाद में आप देखो तो एक सर्जरी तो चश्मा हटाने वाली सर्जरी, इसको कि लैसिक लेज़र बोलते हैं, या आँख के अंदर लेंस फिट करके चश्मा हटाते हैं। ये एक तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है जिसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कई बार यंग लोग करवाते हैं 18 साल की एज के बाद में, वो सर्जरी कर सकते हैं। देन ग्लोकोमा हो सकता है, इसमें आँखों के प्रेशर हाई होने से ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो सकता है, उसके लिए सर्जरीज की जाती है। लेकिन अगेन जो नज़र ग्लोकोमा की वजह से चली गई वो वापस नहीं आती, इसलिए उसका जल्दी इलाज ज़रूरी है। फिर सर्जरीज होती है, कभी मान लो पुतली में ओपेसिटी हो जाती है, जिसको कॉर्निया ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें आई डोनेशन वाली आँखों की कॉर्निया हम आँखों में लगाते हैं। तो जो आगे का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो अगर ख़राब हो जाए तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम। तो वो एक सर्जरी होती है कॉर्निया ट्रांसप्लांट की। स्क्विंट होता है, कुछ लोगों में भैंगापन होता है, खास करके बच्चों में, उसकी सर्जरीज होती हैं। और कई बार और कोई ट्यूमर वगैरह हो अगर आँखों में, उसके लिए सर्जरी की जाती हैं। तो काफ़ी सारी सर्जरीज होती हैं, बट मोस्ट कॉमन सर्जरीज जो होती हैं वो कैटरेक्ट की होती है, और बाकी चश्मा हटाने की सर्जरी होती है। रेटिना की सर्जरीज, क्योंकि मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे पास काफ़ी आती है। इट्स नॉट सो कॉमन बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेटिना की सर्जरी भी होती है।
देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ा सपोर्ट आपके परिवार का होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपका परिवार, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, सब कोई। पर मैं एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सपोर्ट बोलना चाहूँगा। एक तो हमारे टीचर्स रहे, जिन्होंने हमारे को ट्रेन भी किया, पूरी छूट दी। हमारी ट्रेनिंग के समय आई बीन वेरी लकी कि हमारे कुछ अच्छे टीचर्स थे जिन्होंने हमारे पर पूरा विश्वास किया। वो टीचर जो मरीज़ को बोलते थे कि मेरे से ज़्यादा अच्छी विनय करेगा, वो जो एक कॉन्फिडेंस उन्होंने हमारे को दिया, दैट वाज अ बिग सपोर्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन मरीज़ों ने अपनी आँखों को हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, आई थिंक आई एम इंडेटेड टू दैट। कि जो मरीज़ आकर के आपको समर्पण करता है कि आपको जो करना है मेरी आँखों के साथ कर लो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था जब मैंने पहली बार बंजी जंपिंग की थी। मैं मकाऊ में था, मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक़ है, तो मैं बंजी जंपिंग करने गया। तो वहाँ पे आपको हार्नेस लगाते हैं, सारा बांधते हैं आपको, ताकि आप जब जंप करने वाले होते हो। तो आपने रियलाइज़ किया कि वो क्या कर रहा है मुझे कुछ नहीं पता, और मैं उस पर ब्लाइंड फेथ करके 243 मीटर से नीचे कूदने जा रहा हूँ। सो आई सरेंडर्ड माई लाइफ टू दैट पर्सन, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़ कि व्हेन आई एम अ डॉक्टर, मेरा मरीज़ अपनी आँखें, अपनी लाइफ मेरे को सरेंडर करता है। दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम फॉर मी टू रियलाइज़ कि वो कितना हमारे ऊपर फेथ करता है, एंड वी हैव टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। सो कई बार आप करते कुछ हो लेकिन कहाँ से कनेक्शन निकल जाता है। मैं बंजी जंपिंग करने गया था, लेकिन वहाँ से आपको एक लाइफ का रियलाइजेशन मिल गया कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर मी टू टेक केयर ऑफ दैट ट्रस्ट दैट द पेशेंट इज गिविंग मी। देखिए, चुनौतियाँ आती हैं उस समय बहुत भारी लगती हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे मैनेज होगा, लेकिन चुनौती देने वाला उसका सोल्यूशन भी साथ साथ में देता है। द आइडिया इज़ टू रियलाइज इट। 2016 में मैं और मेरे पार्टनर के बीच में सेपरेशन हो गया। उन्होंने अपना अलग सेंटर बनाया, मैंने अपने सेंटर का नाम सिनर्जी आई केयर किया। तो जब मेरा सेपरेशन हुआ था, इट वाज नॉट वेरी वेरी नाइस सेपरेशन। ऑफ कोर्स 15 साल हमने साथ में काम किया, ग्रो किया, कुछ एक इश्यूज़ थे, तो उस समय लगा कि यार कैसे मैनेज होगा। बट उस चुनौती के साथ साथ में ऊपर वाले ने हिम्मत भी दी, आपने आगे बढ़े, और आपने रियलाइज़ किया कि उस चुनौती में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई थी। अगर वो चुनौती नहीं आती तो मैं अपना इंडिपेंडेंट इतना बड़ा सेटअप नहीं बना पाता, मेरे साथ 20 डॉक्टर्स नहीं जुड़ पाते। तो जो हमने चुनौती को सामना किया, उसके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव ही मिल करके आते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्नड इन लाइफ। बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई फील इज़ कि एक बार चुनौती आए, आप आगे बढ़ो, बट उसके बारे में बैड एक्सपीरियंस को अपने साथ में दिमाग में लेकर के मत चलो। लीव द बैड बैगेजेस बिहाइंड। अगर आप उसकी बैड एक्सपीरियंस को लेकर के अभी भी नेगेटिव रहोगे उसके बारे में, तो यू वुड नॉट एंजॉय लाइफ। तो जो चुनौती आई थी उसका मुकाबला करो एंड मूव ऑन विदाउट कैरिंग एनी नेगेटिविटी इन योर लाइफ। सो दैट हैज़ बीन माई लाइफ लर्निंग। इसका उत्तर मिल जाए तो आदमी को मोक्ष मिल जाए। जीवन की परिभाषा मेरे हिसाब से ये है कि जो है, एक आपको जर्नी मिली है, उसको आप एंजॉय करो। जो आप मैक्सिमम अचीव कर सकते हो उसमें अचीव करने की कोशिश करो। डोंट क्रेव अबाउट थिंग्स। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपका भला भी छुपा है। या तो आप उससे भला होगा या आप उससे कुछ सीख के आगे बढ़ोगे। तो जस्ट लिव योर लाइफ एज इफ इट्स अ नॉवल रिटन फॉर यू। उसके अप्स एंड डाउन्स दोनों रहेंगे। जीवन में सिर्फ अच्छा ही अच्छा नहीं होगा, सब कुछ होगा, और अच्छा बुरा सबको अपने साथ में लेकर के उससे आगे बढ़ते चले जाओ। आई विल से वर्क हार्ड, मेहनत करो, काम करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, और कुछ आपके साथ गलत होता है उसको फाइट करो, और उसके बाद उसको भूल के आगे बढ़ो। मेरी हॉबीज़, स्पोर्ट्स तो आजकल ज़्यादा नहीं करता, थोड़ा बहुत योगा करता हूँ, पहले स्विमिंग करता था। फोटोग्राफी इज़ वन हॉबी। तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स वगैरह में कुछ नई टेक्निक्स देखना, ट्राई टू सी हाउ वी कैन इम्प्रूव द थिंग्स। काफ़ी घुमा है। धार्मिक स्थलों में चारों धाम मैंने 2 बार किए हुए हैं, जो केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड ऑल दैट। और भी जहाँ भी, बनारस से तो मैं आता ही हूँ, तो खैर दैट इज़ देयर। द्वारका जी भी गए हुए हैं, कई सारे मंदिरों में गए हैं। सालासर जी हमारा इष्ट देव हैं, राजस्थान में, वहाँ जाते हैं। घूमने में हिंदुस्तान में बाहर काफ़ी घूमे हैं। पुरानी फिल्में अच्छी लगती है। शोले इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। देश की यंग जनरेशन हमसे ज़्यादा समझदार है,
तो उनको क्या तो मैं बोल सकता हूँ, बस इतना ही बोलना है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। अनफॉर्चुनेटली कुछ यंग जनरेशन को लगता है कि बड़ी जल्दी तरक्की हो जाए, तो हार्ड वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, वर्क हार्ड, सक्सेस इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर यू। So my professor used to always say that no one has died of overwork. So work hard, and youth is the time when you can maximum work hard. एक एज के बाद आप नया नहीं सीख पाते। टिल 30-35 ईयर्स ऑफ एज आपको नया सीखने की चाह ज़्यादा होती है। सीखने को हम अभी भी सीखते नहीं पाते, लेकिन जो आपकी यूथ में आप जो नई चीज़ें सीख सकते हो वो आप बाद में नहीं सीख सकते। दैट इज़ अ गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ एंड यू शुड ट्राई टू लर्न एंड डू एज मच एज यू कैन। सो don't try to look for quick successes. There are a few quick stories for very immediate successes, but most of the people who have done well have worked very hard to do that. So there's no shortcut to success.